चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है दो डिडक्शन इंपॉर्टेंट है ना, 24A और 24। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, हेलो। हाँ, बीच बीच में खाली स्थान भी भरने पड़ेंगे ना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स आते रहेंगे बीच बीच में, खाली स्थान भरो। तो 24B, 24A तो फ्लैट है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24A क्या कहता है, 30% ऑफ NAV, जो भी आपकी NAV आएगी उसका 30% निकाल लोगे, वो डिडक्शन आपको अवेलेबल है अंडर सेक्शन 24B और 24A। 24A की जो डिडक्शन होती है वो मिलती किस लिए है, फॉर अपकीपिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जिससे आप पैसा कमा रहे हो उसकी अपकीपिंग करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। बट इनकम टैक्स इज नॉट आस्किंग अबाउट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द SSE। इनकम टैक्स इस बात के लिए कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी पे कितना पैसा खर्च करा और कितना पैसा खर्च नहीं करा। ये हम डिस्कशन पिछली क्लास में भी कर चुके हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट मैटर, मिलेगा फ्लैट 30%। क्यों? क्योंकि जब वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे बात हो रही थी तो गड़बड़ हो रही थी, लोग क्लेम कर रहे थे, गलत गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, जो एक्सपेंस नहीं किया वो भी क्लेम कर रहे थे, जो कर लिया वो भी कर रहे थे। तो इसलिए डिपार्टमेंट एक्ट ने उसे फ्लैट 30% पे लाके रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो भी 30% ऑफ द NAV। यानी कि अगर आपकी NAV होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगी, NAV नहीं होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं आएगी। तो ऐसा कौन सा केस है जब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी? 24A की डिडक्शन किस केस में नहीं मिल सकती? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, है ना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की GAB नील होती है, GAB नील होती है तो म्युनिसिपल टैक्सेस घटाने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो NAV भी बाय डिफॉल्ट नील हो जाएगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 24A काम नहीं करती। क्या 24B काम करती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में? 24B तो काम करती है। 24B काम तो करती है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है एक, है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन है क्या, 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है ना? अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ, अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप केवल 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। अगर लेट आउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी से, देखो, अगर उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है तो इनकम के अगेंस्ट तो सारे लीगल खर्चे अलाउड होते हैं ना डिडक्ट करने के लिए। अगर आपको किसी हेड से इनकम आ रही है और उस इनकम को कमाने के लिए आपके पास खर्चे ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, अलाउड है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या है कि आप कमाई कुछ नहीं रहे हो फिर भी आपको डिडक्शन चाहिए, तो डिडक्शन क्यों मिलेगी? डिडक्शन फिर भी जस्टिस के हिसाब से उन्होंने 2 लाख रुपए तक पे रिस्ट्रिक्ट कर दी। चलो, तो इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हो आप कम से कम, है ना, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी दी है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो मकान के लिए लोन लिया है वो लोन मकान खरीदने के लिए नहीं लिया, मकान बनाने के लिए लिया। तो जब आप मकान बन रहा होगा, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में, मान लीजिए आपने 2015 में लोन लिया, एक लैंड एक्वायर करी, लैंड परचेज करी है 2015 में, ₹50 लाख, और अब इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो आप सेम टाइम पे, यहीं से आपने कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दी। तो जब ये आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और इसके लिए आपने मकान के लिए लोन लिया है, 40 लाख रुपए आपके लोन पर हैं, ये आपने लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी को 50 लाख की हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आप, सॉरी, खरीदने और बनाने दोनों काम के लिए, या खरीदने के लिए आपने 40 लाख का लोन लिया था। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 40 लाख का लोन है। अब आप, ये मकान बन रहा है, क्या इस मकान में अभी क्या कोई बिल्डिंग है? बिल्डिंग नहीं है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग तो है ही नहीं। इससे कोई इनकम आ रही है? नहीं, इनकम भी नहीं आ रही। जब तक मकान बनेगा नहीं, कोई बिल्डिंग, फ्लैट, स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तो इनकम भी कोई नहीं आएगी। तो आप क्या, इस पीरियड में जब तक ये कंस्ट्रक्शन हुई, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड हुई, मान लीजिए ख़त्म हुई 15 जून 2020 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 15 जून 2020 को, लगभग 5 साल के आसपास में, 5 साल का टाइम लग गया आपको, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस 5 सालों में आप EMI भर रहे हो या नहीं भर रहे हो? हाँ जी, 5 सालों में लोन की EMI भरेंगे या नहीं भरेंगे?
लोन की ईएमआई तो भरेंगे। बैंक को इससे क्या मतलब, आप मकान बनाओ 5 साल में 10 में, बैंक तो अपनी ईएमआई ले रहा है ना। यानी कि जब आप ईएमआई भर रहे हो तो आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो उसके अंदर। अब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना सेल्फ ऑक्यूपाइड ना लेट आउट। कैसी भी हाउस प्रॉपर्टी है कोई आपके पास? आपके पास कैसी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना ही लेट आउट है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका क्या होगा? मान लीजिए इस पीरियड में आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने अभी तक इंटरेस्ट पे करा अप टू 31 मार्च 2020, यहाँ तक का इंटरेस्ट पे था 10 लाख रुपए, और 1 अप्रैल 2020 से 15 जून या जून की किस्त जो चली गई वहाँ तक, 15 जून 2020 तक इंटरेस्ट था 50,000 रुपये का। ये टोटल इंटरेस्ट पे करा आपने 10,50,000 रुपये बिफोर द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, टोटल इंटरेस्ट पेड। क्लियर है ये बात? अब इस इंटरेस्ट का क्या हुआ? आपके पास आज से पहले तो 15 जून से पहले तो हाउस प्रॉपर्टी थी नहीं, है ना? तो इस इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट का कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे मिलना तो चाहिए, ईमानदारी तो कहती है मिलना तो चाहिए। तो अब क्या होगा, इस जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है ना, वो 5 हिस्सों में मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड अप टू द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक माना जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक। तो जो 19-20 तक का इंटरेस्ट है वो तो 5 किस्तों में मिलेगा, 20-21 ऑनवर्ड जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उसका इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का इंटरेस्ट है इस साल में अभी, और अगर 31 मार्च 2021 तक जाओगे तो जो भी इंटरेस्ट पे हुआ होगा वो इंटरेस्ट तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखो, कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है आपकी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जाके 15 जून 2020 को, तो जिस साल कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई उस साल का तो पूरा इंटरेस्ट उसी साल मिल जाएगा, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो, है ना? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड तो रिस्ट्रिक्शन नहीं 2 लाख रुपए की, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, 2 लाख से जा ही नहीं पाओगे। जो इस साल का इंटरेस्ट है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, मान लीजिए इंटरेस्ट था 2 लाख रुपए, इंक्लूडिंग दैट 50,000, वो 50,000 जोड़ के, है ना, क्योंकि जून का पीरियड भी तो इसी के अंदर चला गया। तो लेट अज्यूम ये इंटरेस्ट था 2 लाख रुपए, तो ये तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रोरेटा किसका होगा? जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो हालांकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ तक है, 14 जून तक तो मकान बना नहीं ना, कंप्लीट नहीं था, तो ये भी है तो प्री कंस्ट्रक्शन ही। लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है उस साल का इंटरेस्ट तो पूरा मिलेगा। उससे पिछला साल, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, आपको जाना पड़ेगा उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस प्रीसीडिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च का पिछले से पिछला वाला साल, है ना, जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हो उससे पीछे वाले साल में। तो इनकम निकाल रहे हैं अगर हम 31 मार्च 21 के, तो मेरे को देखना पड़ेगा 31 मार्च 20 तक मैंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना पे करा, तो वो इंटरेस्ट है 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए। तो इसको 1/5 करोगे, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो 5 सालों में जाके बांट सकते हो आप। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सॉरी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए टोटल 2 लाख की लिमिट है, जैसा मर्जी ले लो, है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट तो बर्बाद ही हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो आपको आने वाले 5 सालों में मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो से 5 साल डिवाइड हो जाएगा ये? हाँ, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 आने वाले 5 साल की इनकम में से घटा सकते हो इस इंटरेस्ट को आप। केवल 10 लाख को, 10,50,000 को नहीं, केवल 10 लाख को, क्योंकि 50,000 का इंटरेस्ट तो यहाँ पे आके मिल गया आपको। करंट ईयर का तो पूरा ही मिलता है, करंट ईयर का तो पूरा मिलेगा। जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, बेसिक ये मकान मान लीजिए ये 15 जून 2020 को न बन के, मान लो ये डेट पर नहीं बना, ये बना 30 मार्च 2021 को या 31 मार्च 2021 को ही बना है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक का है? मकान बना 31 मार्च 2021 को, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक? हाँ जी, प्री कंस्ट्रक्शन अभी भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो पीरियड होता है जो कि जिस फाइनेंशियल में पूरा हुआ उससे पुराना वाला जो मार्च है, जिस भी फाइनेंशियल में पूरा हुआ उस फाइनेंशियल से पहले जो मार्च किया था वो वाला पीरियड, वो वाला पीरियड वहाँ तक का।
यानी कि 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक का पीरियड हमेशा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अगर ये 1 अप्रैल 21 को तैयार होता तो, अगर ये मकान 1 अप्रैल 2021 को तैयार हुआ, 1 अप्रैल 2021 को तैयार हुआ, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक जाएगा? जो मकान की कंस्ट्रक्शन है वो 1 अप्रैल का, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे मानी जाती है, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हो ना, तो 1 अप्रैल 2021 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक है? मार्च 21 पे चला जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया ना यहाँ पे। तो इससे पिछला वाला मार्च कौन सा था? मार्च 21 था। इससे पिछला वाला मार्च कौन सा था? मार्च 20 था। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिसाइड करने के लिए बस आपको सिंपल याद रखना है, जिस देखो किसी न किसी फाइनेंशियल ईयर में आके तो पूरा हो गई होगा, तो उससे जो भी पिछला मार्च गया होगा, लास्ट मार्च, वहीं तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है। जिस साल में कंप्लीट हुआ, इस साल का इंटरेस्ट तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा। अब 1 अप्रैल 2021 को बना होगा अगर, तो इसके बाद जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो पूरा ही अलाउड होता है ना। ये तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो उन दिनों का इंटरेस्ट है जिन दिनों आपके पास इनकम जनरेट करने की साधन नहीं थे, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए उन दिनों का इंटरेस्ट आपको 1/5 करके मिलता है। अगर आपने रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है तो रिपेयरिंग का लोन 30,000 से ज़्यादा की इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं मिलेगी ध्यान रखना। अगर आपने मकान को रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, बाय वट एवर अमाउंट यू हैव टेकन, और वो कितना भी आप इंटरेस्ट पे कर दो, 30,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं हो सकता। क्लियर है? रिपेयर, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए तो पूरा मिलता है, लेकिन रिपेयरिंग के लिए नहीं मिलेगा। रिपेयरिंग के लिए 30,000 पे कैपिंग है। कौन सा रिपीट करना है जसकरण बच्चा? जसकरण क्या रिपीट करना है बेटा? इंटरेस्ट का देखो, एक बार चलते हैं इधर। आपने 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लैंड थी या तोड़ के बनाया जो भी, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए, दोनों की बातें, हाउस कंस्ट्रक्शन और परचेज बात एक ही है। परचेज करोगे तो फिर बनी बनाई बिल्डिंग होगी ना आपके पास, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा आपके पास, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन लेके चलना पड़ रहा है ना। अगर परचेज करोगे तो फिर तो बनी बनाई बिल्डिंग है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कभी आएगा ही नहीं। फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन लोन था आपका 60 लाख रुपए का, आपने मकान कंप्लीट हुआ आपका 31 दिसंबर 2020 को। यहाँ पे दूसरा केस, अभी दूसरा इसके बाद डिसाइड करेंगे, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा वो, है ना। 31 मान लीजिए एक हाउस कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2020 को, और आपका जो अभी तक का इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड अप टू 31 दिसंबर 2020, तो क्या होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 20 और 1 अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 2020, ये इंटरेस्ट है मान लीजिए 8 लाख रुपए, ये इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपने अभी तक 10 लाख रुपए करा है पे। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक है? 31 मार्च 2020 जसकरण, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ आ रहा है कहाँ तक है? जबकि मकान बना आपको इस दिन है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, कंस्ट्रक्शन दिसंबर में कंप्लीट हुई है, आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2020 को मिला है, और इंटरेस्ट तो आप उसी दिन से लोन लिया। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 31 मार्च 2020, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहीं तक है बस। हालांकि इस दिसंबर तक भी बना नहीं है मकान, है ना, 31 दिसंबर तक भी मकान 31 दिसंबर को ही बना है, नवंबर तक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही था, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहीं पे रुक जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ तक है, ये बात समझ आ गई? ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी मैं इनकम निकाल रहा हूँ, दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट तो पूरा मिलता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर इज माय 2021, 2021 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा रुक जाएगा 31 मार्च 2020 को, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है अप टू फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। करंट ईयर का इंटरेस्ट जो है मेरा 2 लाख रुपए, और इसके बाद अभी जो और पे करूंगा 3 महीने का और भी पे करना है मैंने, है ना, तो वो मेरा सारा करंट का है। करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा आप डिडक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को क्या करोगे, 1/5
है ना। इसे 5 साल में बढ़ेगा, यानी कि 1,60,000 1,60,000 1,60,000 करके 5 साल में डिवाइड कर लोगे इसे। ये जाएगा 5 साल के लिए डिवाइडेड बाई 5। तो जब आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम निकालने जाओगे तो यहाँ पर 1,60,000 रुपये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इस साल का जो भी आएगा, मान लीजिए 2 लाख तो ये हो गया और 50,000 और आ जाएगा, 2,50,000 रुपये का इंटरेस्ट ये हो गया। तो आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करोगे 3,10,000, हाँ 3,10 का 3,10 को 4,10 बोलिए। क्या चीज़? हेलो, तो क्या चीज़ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ हो रही है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ है? इसमें तो कोई पढ़ी नहीं हमने अभी तक। हम तो 24B की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ही नहीं ना कहीं। हेलो, देखो अच्छा 50, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो ये 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट लिखा था ना मैं 2 लाख रुपए जसकरण, ये जो इंटरेस्ट लिखा था 31 दिसंबर तक लिखा था, तो अभी तो फाइनेंशियल में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और है ना। तो मैं ये मान के चलो 3 महीने में 50,000 का ब्याज और चला जाएगा। तो इसलिए पूरे साल का ब्याज तो यहाँ पे पूरे साल का क्लेम करोगे ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। ये पूरा ब्याज है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 का पूरा ब्याज है, अप टू 31 मार्च तक का लोगे ना ब्याज। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ तक जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी वहाँ तक इंटरेस्ट आपने 10 लाख पे करा था। तो जो बढ़ाया है वो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज और भी तो दोगे अभी। तो जब इनकम निकालोगे तो पूरे साल की इनकम निकालते हो, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना हम। क्लियर है? क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो बोलो। डिडक्शन लेंगे तभी जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा, तब भी कैलकुलेशन तभी होगी, मतलब बीच में से कोई कैलकुलेशन नहीं। बीच में तो देखो, बीच में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब आती है? सेक्शन 22 कह रहा है देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग। तो बीच में तो बिल्डिंग है ही नहीं ना जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो जब बिल्डिंग नहीं है तो इनकम कहाँ से आई? इनकम नहीं आएगी तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, तो है ना। जब बिल्डिंग नहीं है तो इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही तो डिडक्शन किस बात की? तो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 ही ट्रिगर कब करेगा? जब आपके पास देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो तब बनेगी जब मकान कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। मान लीजिए मकान का, अच्छा एक वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपने कंस्ट्रक्शन साइट है आपकी, ये प्लॉट है आपके पास, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट में इतने में तो अभी आपने मकान कंस्ट्रक्शन चालू कर दी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है आपकी। ये जो आपके पास हिस्सा बचा हुआ है इसमें खाली तो पड़ा रहता है, आपने किसी काम तो नहीं आ रहा। अभी मकान को बनने में तो कम से कम 2 साल लगेंगे, तो 2 साल लगेंगे। आपने यहाँ पे क्या करा? पार्किंग चालू कर दी 2 साल के लिए। आपने बोला जब तक कोई बात नहीं, पार्किंग से कुछ पैसा ही आ जाएगा। लोगों की गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हो, पार्किंग से पैसा ले रहे हो, और हर महीने 20,000 रुपये हर महीने की इनकम आ रही है। ये इनकम कैसी इनकम है? 20,000 रुपये पर मंथ की इनकम आ रही है, ये कैसी इनकम है? उसी बिल्डिंग से जहाँ आपका मकान बन रहा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या नहीं है? हाँ जी तरुण, पंकज कुछ कह रहे थे आप? नो सर। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या नहीं है? नहीं है सर। नो सर। रूपाली क्या कह रहे हो, है या नहीं है? हेलो, है ना रूपाली? नहीं सर नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाँ, ये IOS की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, देयर इज नो बिल्डिंग। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए सबसे पहली प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं, तो डिडक्शन भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ बोलो। बिल्डिंग बनी होती तो बिल्डिंग बनी होती तो भी इनकम तो पार्किंग से आ रही है ना, बिल्डिंग से नहीं आ रही। आप समझ रहे? हाँ तब भी अदर से। मान लीजिए बिल्डिंग कंप्लीट है, आप इसके लिए किराएदार ढूंढ रहे हो और किराएदार अभी मिल नहीं रहे हैं, तो आपने बोला खाली नीचे पैसेज खाली तो पड़ा है, जब किराएदार आएंगे वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तब उनकी बात देखेंगे। अभी तो कोई किराएदार मिल नहीं रहा और एक साथ सारे तो आएंगे, तो जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं वो पार्किंग में ले दी आपने। अब वो किराया इस मकान से आ रहा है, इस पार्किंग की वजह से इनकम आ रही है, तो फिर अगेन IOS हो गई, है ना। अगेन IOS हो गई। तो अगर इस मकान के लोग, अगर जो इन फ्लैटों में रह रहे हैं, आपने उनको बोला कि फ्लैट का किराया 15,000 रुपये और 2,000 रुपये पार्किंग स्पेस का, तो टोटल किराया आपको 17,000 रुपये, जो पार्किंग इसी बिल्डिंग के नीचे है। अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी? 15,000 या 17,000? 17,000 है ना। अब 17,000 पूरी की पूरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आपकी,
पार्किंग के भी पैसे ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो इस घर में रहेगा वही पार्किंग के पैसे भी देगा। इस घर की वजह से 2000 भी आ रहे हैं ना। लेकिन जो पहले वाला केस था तो इस घर में तो कोई था ही नहीं, घर में तो कोई था नहीं है, तो खाली पार्किंग यूज करो। आपको पता है अभी किराएदार मिल नहीं रहे, जब मिलेंगे तब आप देखेंगे तो जब किराएदारों की गाड़ी खड़ी करने जाएगी बाहर वाली हटा देंगे अपने आप, तो फिर हम किराएदारों से वो पैसा इनकम वसूल लेंगे या उनके किराए में एम्बेडेड कर देंगे जो भी चीज़ होगा। तो अब अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि 15,000 रुपये फ्लैट के दोगे, 2,000 पार्किंग है, तो पूरे 17,000 रुपये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। हाँ तरुण बोलो बच्चा। और सर जैसे किराएदारों से हम नहीं ले रहे तो बात खत्म। बाहर की भी गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं, उससे भी इनकम आ रही है, तो वो आईओएस की इनकम है, वो आईओएस की इनकम है। जो भी बाहर की गाड़ियों से पैसा लोगे वो हमेशा इनकम आईओएस की है, क्योंकि वो आपके फ्लैट को देख के पैसा नहीं दे रहे हैं। आपकी बिल्डिंग, अगर मान लीजिए आप उस फ्लैट में रह नहीं रहे हो लेकिन एक पार्किंग करी करने जब वहाँ जाते हो, तो क्या आप उस फ्लैट की वजह से वहाँ किराया दे रहे हो पार्किंग का, या पार्किंग की वजह से किराया दे रहे हो पार्किंग का? पार्किंग की वजह से दे रहे हो। तो जो जिस आदमी को आप किराया दे रहे हो उसको तो आप पार्किंग की वजह से पे इनकम जनरेट करा रहे हो, तो वो उसकी, उस आदमी की वो इनकम आईओएस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है ना। सोर्स ऑफ इनकम पार्किंग स्पेस है, ना कि बिल्डिंग और फ्लैट, ये नहीं है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तब तक तो हाउस प्रॉपर्टी थी नहीं, तब तक नहीं थी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इनका डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए ये केस ए था, ये केस बी कह रहा हूं मैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये हाउस प्रॉपर्टी जो मेरी कंप्लीट हुई है वो ये मेरी 10 अप्रैल 2021 को हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक? 31 मार्च 20 तक। 31 मार्च, ध्यान से देखो डेट, 21 को मकान बना है आपका, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक जाएगा? सर 31 मार्च 20 तक ही जाएगा। मार्च 20? अरे मार्च 21 भी तो आएगा, मार्च 21 आएगा तरुण, इससे पहले बेटा, है ना, मार्च 21 आएगा। भावनाओं में नहीं बहना, इनकम टैक्स है ये। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2021 है ना। हाँ, वो खाली ध्यान, उसकी फिगर आंकड़ों की गलती है देखने में, वो 20 ही चल रहा होगा बड़ी देर से दिमाग में। तो अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्लियर हो गया सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट मैंने आपको बोल दिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1/5 मिलेगा, 5 सालों के लिए डिवाइड होगा। करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए लोन लिया है तो 30,000 रुपये ही मिलेगा। अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 इस डेट से पहले अगर आपने लोन लिया है, 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया है, फिर वो लोन चाहे मकान बनाने के लिए लिया है, मकान रिपेयर करने के लिए लिया है, खरीदने के लिए लिया है, किसी के भी लिया है, वो डिडक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अगर आपका लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का है, फॉर वट एवर पर्पज इट इज़, मकान खरीदने के लिए, रिपेयर के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के, किसी के लिए भी, तो 30,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। लेकिन अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद का है तो फिर आपको 2 पर्पज देखने पड़ेंगे, क्या एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए है या रिपेयर के लिए। अगर रिपेयर के लिए तो 1 अप्रैल 1999 के बाद वाले में भी लिमिट 30,000 ही है, लेकिन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए है तो फिर वो 2 लाख और अनलिमिटेड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 2 लाख और लेट आउट के लिए अनलिमिटेड। देखो, लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 और लोन टेकन आफ्टर, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, तो खाली डेट है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब लोन का पर्पस था रिपेयर और इस वाले केस में था कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। यहाँ तक क्लियर है। आपने 2 तरह के लोन हैं, 2 असेसी हैं। मान लीजिए आपके पास 2 क्लाइंट है, एक क्लाइंट ने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, दूसरे क्लाइंट ने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है। अगर ये लोन रिपेयर के लिए लिया था तो डिडक्शन, मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन 30,000 है, इंटरेस्ट की मैक्सिमम डिडक्शन, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी, चाहे बाद में लिया हो या पहले लिया हो, 30,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर लोन रिपेयर के लिए लिया है। क्लियर है? हाँ जी,
यस सर। यहाँ पर चाहे यहाँ पे चाहे किसी भी पर्पज के लिए आओ 30,000, लेकिन यहाँ पे 2 लाख और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और पेबल। 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल। पेबल वर्ड है, ध्यान रख लेना, घबराना मत। अगर इंटरेस्ट पे नहीं भी करा उस पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो भी डिडक्शन मिलेगी। एक्ट में पेबल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेज के लिए पेड वर्ड है वहाँ पे, पेड बाई क्या लैंडलॉर्ड, है ना। तो ये फ़र्क है शब्दों का, थोड़ा सा फर्क है ग्रामर पेड और पेबल का। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि उसने, अगर एसएससी ये बोले कि मैंने पिछली बार मैंने लोन लिया था लेकिन 4 किस्तें भरी नहीं है, और बैंक का सर्टिफिकेट आएगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेड और पेबल, तो बैंक वैसे तो सर्टिफिकेट जितना पैसा मिलेगा उतना ही दे देता है, लेकिन बैंक कभी कभी प्रोविजनल इंटरेस्ट भी दे देता है। तो एक्ट ने लिख तो दिया पेबल के बेस पे, लेकिन प्रोविजनल इंटरेस्ट के पे करेगा तो पेड तो हुआ नहीं है। तो बैंक अगर आपको, मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ड्यू तो हो रहा था 10 लाख रुपए, लेकिन आपकी कुछ किस्तें बाउंस हो गई, एक्चुअली पेड हुआ 7 लाख रुपए। पहला क्वेश्चन था कि बैंक कितना सर्टिफिकेट बना के देगा कि द एसएससी हैज पेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कितने रुपए का बना के देगा, 10 लाख का या 7 लाख का? 7 लाख का बना के देगा। लेकिन आप डिडक्शन 10 लाख की क्लेम कर सकते हो क्योंकि पेबल है वहां पे शब्द, है ना। बैंक का सर्टिफिकेट इस बात के लिए प्रूफ है कि उसने लोन ले रखा और इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट पेड और पेबल विच एवर इज अर्लियर के बेस पर डिडक्शन मिलती है। तो इंटरेस्ट तो आपको, डिडक्शन आपको तब भी 10 लाख रुपए की मिलेगी क्योंकि ये लोन तो पे करोगे ना, इंटरेस्ट पे करोगे। बैंक, इनकम टैक्स बैंक के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो तो गवर्नमेंट की अपनी बॉडी है ना। नगर निगम तो सरकार ही तो चला रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चलाए सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए। तो नगर निगम को अगर नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होना अल्टीमेटली। मान लीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस की कलेक्शन नहीं होगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर फंड्स का क्रंच होगा तो कहाँ जाएगी, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो मांगने जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऐसे डिफॉल्टर आदमी जो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे कर रहे तो उनको मैं डिडक्शन क्यों दूं। सिंपल सी बात है ना। वो तो क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पे भी नहीं करेंगे और इनकम टैक्स भी छूट भी ले लेंगे। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे ड्यूज है, किसी गवर्नमेंट की कलेक्शन थी जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर गए। एक गवर्नमेंट की पैसे को रोक के दूसरे गवर्नमेंट से छूट भी ले लो, दोनों साइड से फायदा उठा लेगा ना एसएससी, तो इसलिए नहीं है। लेकिन बैंकिंग इज अ डिफरेंट एंटिटी, इज अगेन अ बिजनेस एंटिटी। तो वो बिजनेस वालों का मामला है, बैंक क्यों छोड़ रहा है, बैंक क्यों नहीं ले पा रहा हो, बैंक जाने तुम जाने, मैं इस मामले में नहीं पढ़ रहा। एक्ट में लिखा है इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पेबल, जितना भी इंटरेस्ट पेबल है, जितना पे करना। तो 10 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है पेबल के बेस पे। अब 30,000 की कैबिन से रिपेयर वाली के सेल्फ ऑक्यूपाइड सन क्या कह रहे हो, 30,000 की कैबिन है रिपेयर के लिए, वो केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। नहीं रिपेयर उसके लिए भी वही है, रिपेयरिंग में दोनों के लिए सेम है। रिपेयरिंग में 30,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती। लोन चाहे उससे पहले से लिया हो बाद में लिया हो, किसी भी हालत में रिपेयरिंग में 30,000 है। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से पहले रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों में ही 30,000 ही मिलता था। नया मकान बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, रिपेयर कर लो, 30,000 ही मिलता था। लेकिन 1 अप्रैल 99 के बाद लिमिट चेंज कर दी उन्होंने, है ना। यहाँ पे थोड़ा फायदा हो गया एसएससी के। जो इंटरेस्ट 30,000 के इंटरेस्ट से कुछ होता भी नहीं है, होम लोन के इंटरेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? म्युनिसिपल टैक्स भरने के बाद ही मिलती है डिडक्शन। हाँ, म्यूनिसिपल डिडक्शन तभी मिलेगी जब पे करोगे, और वो भी पे मकान मालिक करेगा तब। अगर मकान मालिक ने पे नहीं करा तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर अगर पीछे कभी भरना और मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में भर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी साल का होगा, जिस साल आप पे करोगे उसी साल मिलेगी। क्योंकि देखो, मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं करा, नो टैक्स पेड, तो क्या इन सालों में आपको डिडक्शन मिली होगी? हाँ जी, डिडक्शन मिली होगी इन सालों में? नहीं मिली होगी। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सारा म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया, पेड टोटल अभी तक का, तो अब डिडक्शन ले लो, बात खत्म। जिस साल पे करोगे उस साल डिडक्शन मिलेगी। सिंपल प्रोफेशनल टैक्स जैसा है। प्रोफेशनल टैक्स याद है ना, सैलरी के सेक्शन में प्रोफेशनल टैक्स जैसा ही सिस्टम है। प्रोफेशनल टैक्स जितना पे करते हो उतनी डिडक्शन मिलती है, सेम वही कंसेप्ट है प्रोफेशनल टैक्स वाली। तो वही चीज़ है ये, है ना। क्लियर है? चलें आगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे वो इंटरेस्ट पेड का था जो मतलब कि
प्री पीरियड है और जो करंट हाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, हाँ अगर कंस्ट्रक्शन सर कंप्लीट हो चुकी है इस ईयर करंट ईयर में, हाँ लेकिन जो इंटरेस्ट है वो फिर भी नेक्स्ट ईयर तक चलता रहा। हाँ चलेगा ही चलेगा, वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जैसे पिछले में तो इंटरेस्ट भी पूरा पेड हो गया। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना मैंने। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो इनकम तो असेसमेंट ईयर वाइज निकलती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मकान बना था आपका 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है, मकान आपका जो बना उसका फाइनेंशियल ईयर है 20-21, फाइनेंशियल ईयर है 20-21। तो इस 20-21 में जो अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक का इंटरेस्ट होगा वो तो आपको पूरा ही मिलेगा। एक बात ये तो क्लियर है? यस सर। वो तो पूरा ही मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे 2.5 लाख मांगा था अपने एग्जाम्पल में। लेकिन जो 1 अप्रैल 31 मार्च 20, जो 31 मार्च 20 से यहाँ से 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 20 तक का जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहलाता है और उसका 1/5 मिलेगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब 31 मार्च, अब मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि 31 मार्च 21 को सारा लोन रीपे हो गया, नहीं कोई, वो तो हो सकता है लोन आगे चलता रहेगा। तो अब आगे से क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलेगा? आगे से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 साल तक तो ये चलेगा, 1,60,000, जिसमें से 1 साल आप ले चुके हो, तो 4 साल ये चलेगा। और जो एक्चुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो भी जाएगा, वो भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि लोन पूरा रीपे हो गया, लोन तो अभी चल रहा है पूरा ना। हम तो इनकम निकाल रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर की, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी सेम सिलसिला होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में सेम सिलसिला होगा। क्या अब बस हमारे पास क्या होगा अगले फाइनेंशियल में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो कितना है 1,60,000 रुपये, है ना। अब ये हमने क्यों करा, हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इस साल के लिए निकालना था, इसलिए बाइफरकेशन करी हमने। अगली बार ऐसी कोई बाइफरकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है 1,60,000 रुपये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, करंट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो तो मिलेगा। अब जितने साल लोन मिलेगा चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, 16-5-80, 5 साल के बाद 8,00,000 पूरे हो जाएंगे। तो अगर इसके बाद भी 10 साल भी लोन चला तो 10 साल ऐसे ही चलेगा, ये हर साल ऐसे ही चलेगा। क्या बदल रहा होगा, ये वाला करंट ईयर का इंटरेस्ट बदल रहा होगा हमेशा। करंट ईयर का इंटरेस्ट तो जैसे लोन कम हो जाएगा इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट बदल रहा होगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन का फ्रीज रहेगा और 5 साल के बाद बंद हो जाएगा वो, क्योंकि ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, सारी डिडक्शन मिल गई आपको।